हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। अनपढ़ फिजिक्स वाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1। इसमें हम करने वाले हैं बहुत ही छोटी से छोटी प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे 11th की। उसके बाद में हम लास्ट में आईआईटी और नीट की प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी रेडी हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चे आलसी हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का नाम बता देता हूं, अनपढ़ फिजिक्स वाला। जैसा कि मेरी टी शर्ट पर छपा हुआ है अनपढ़ फिजिक्स वाला। यहां से आप टेलीग्राम चैनल से मेरे हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और उसकी जरूरत करवा सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि यूनिट क्या होता है। देखिए, यूनिट वर्ड को हम फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी, इसको इन शॉर्ट कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी को पीक्यू। फिजिकल क्वांटिटी पीक्यू। देखो, जो फिजिक्स वर्ड बना है, फिजिक्स जो वर्ड बना है वो बना है फिजिकल क्वांटिटी से। और फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल वर्ल्ड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब सर फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? देखिए, फिजिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक, जो हम देख रहे हैं। हमने देखा, हम सुबह जाते हैं स्कूल, सब कुछ देखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? नोटिस करते हैं। तो ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिक हो गए थे, उन्होंने क्या किया? नोटिस करना स्टार्ट किया, इस वर्ल्ड को नोटिस करना स्टार्ट किया। और नोटिस करते करते उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। तो फिजिकल वर्ल्ड यानी नेचर से रूल बनाए उन्होंने, नेचर से रूल्स बनाएंगे। अब जब रूल्स बनते हैं उनमें चेंजेस भी होता है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि केपलर लॉज में चेंजेस किया और केपलर लॉ से ग्रेविटेशन लॉ बना था। तो केपलर लॉ के जो ऑर्बिट मोशन के बारे में जो बताता है, केपलर लॉ के 3 स्टेटमेंट थे, बाद में उसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ में कन्वर्ट किया था, वहीं से उसने स्टडी की। तो यानी फिजिकल वर्ल्ड को देखकर जो रूल्स बनाए गए, और वो रूल्स कहां से बनाए गए? यानी फिजिकल वर्ल्ड यानी नेचर से बनाए गए। नेचर से जो रूल बने हैं, जिनको देखा गया, परखा गया, और उसके बाद में उन रूल्स में चेंजेस करके जो क्वांटिटीज मिली है, जो हमें पैरामीटर्स मिले, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो किया जाएगा n into u से। अब सर n क्या है, u क्या है? देखिए बिल्कुल सिंपल है। pq इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, pq इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट हम कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज आर which can be measured by any device or any instrument। अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखना चाहें तो फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या बनेगी? फिजिकल क्वांटिटीज are values which is measured by any instrument or it can be any scientific instrument। और हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसको किससे करते हैं? कोई भी इंस्ट्रूमेंट which describes the laws of फिजिकल वर्ल्ड, जो कि हमें फिजिकल वर्ल्ड के लॉज के बारे में बताएगा, उसे ही क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे, फेमिक रिएक्टर, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था फिजिकल क्वांटिटी का सिलसिला। तो फिजिकल क्वांटिटी को जैसा कि अभी बताया गया, कैसे लिखेंगे? pq। ठीक है, pq
पी क्यू। पी यानी पी स्टैंड फॉर फिजिकल, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी। वेरी सिंपल, इन इक्वल टू एन इनटू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर के लास्ट तक हम इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। एन यहां पर है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। सर ये क्या होती है? अरे ये न्यूमेरिकल नंबर नहीं पता क्या आपको? न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या होता है? यूनिट। सर सिंपल सी। अच्छा ठीक है, ये क्या है? न्यूमेरिकल। अब सर कैसे डिफाइन करें? देखो PQ इक्वल टू अच्छा जैसे हमने क्या कहा कि एक एग्जांपल लेते हैं फोर्स का है। फोर्स को जैसे कोई भी फोर्स बाई ग्रांड बूढ़े होते हैं क्या? बूढ़े होते हैं ज्यादा है ना। ऐसे करें फादर, फोर्स बाई फादर ने यू फोर्स अप्लाई किया किस पे? कोई भी ब्लॉक है, गलत मत समझे। फोर्स बाई फादर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फोर्स बाई सन। फोर्स बाई फादर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फोर्स बाई सन। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, देखो कंपैरिजन, यहां पर क्या आ रहा है? कंपैरिजन, यानी फोर्स बाई फादर अपॉन फोर्स बाई सन, रेशियो कितना आएगा? 5। तो ये जो 5 आ रहा है यही क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट क्या है यहां पर? यूनिट है यहां पर। फोर्स की क्या यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो वही यहां पर क्या है? न्यूटन। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर वैल्यूज which are measured by any scientific instrument or which describe the laws of physical world। यानी इस जो भी हम देख पा रहे हैं इन फिजिकल वर्ल्ड के लॉज के बारे में हमें बताया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये आपको रिप्रेजेंट करना बता दिया। n इनटू u से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। n न्यूमेरिकल वैल्यू, u यहां पर यूनिट को बताएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? और सर कितने टाइप की होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली 3 टाइप की होती है। चलिए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट जो टाइप की क्वांटिटी होती है वो होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टाइप होता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। 3 टाइप। देखिए अभी आईआईटी नीट लेवल पर हम डायरेक्ट नहीं जाने वाले क्योंकि पहले हमें इसके लिए बेसिक पढ़ना पड़ेगा। सर आईआईटी नीट के क्वेश्चन मैं तो नाराज हूं। अरे बेटा पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्या होती है? देखो फंडामेंटल यानी कुछ ऐसी क्वांटिटीज जो फिक्स है उससे हम आगे निकालेंगे। और ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? यानी इसको हम ऐसे राइट करें, क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर independent on other physical quantities are known as fundamental physical quantity कहा जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करती है, उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये कितनी होती है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि लेंथी बहुत है सिलेबस। नोट्स भी आपको मिलेंगे तो 50-50 पेज के मिलेंगे एक चैप्टर के। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन-कौन सी होती है? सबसे पहले लेंथ। अब देखिए ध्यान से समझते हैं। अब लेंथ क्या होती है? लेंथ को हम रिप्रेजेंट करने वाले एल से, आगे बताएंगे एल क्या होता है, और इसको मीटर में मेजर किया जाता है। यानी किसी ने देखा कि अच्छा यहां से वहां जाना है मुझे, तो यानी ये पार्ट ट्रेवल करना पड़ेगा, तो यानी किसी ने रूल बनाया होगा कि ये जो लेंथ है उसको मीटर में रिप्रेजेंट, एक फिक्स क्राइटेरिया दिया होगा। स्टार्टिंग में सोचते हैं, अगर हम इन बैक सोचते हैं तो क्या देखते हैं
कि जो लेंथ है वो किसी ने बताया होगा कि हाँ इतनी जो गैप है उसको कवर करने के लिए हम 1 मीटर कहेंगे, 2 मीटर, तो इनके बीच में रिलेशन, तो इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, इसको इसकी जो यूनिट होगी दैट इज मीटर, ठीक है। उसके बाद में मास को हम जनरली m, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ये डायमेंशन होती है, आगे डायमेंशन के बारे में, और मास को हम मेजर करते हैं किलो। These all quantities are independent। पहली क्वांटिटी कौन सी पढ़ रहे हैं, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करती है, अपने आप में उनकी पहचान है, उनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ हो गया, मास हो गया। थर्ड टाइम। अच्छा, टाइम को हम मेजर करते हैं, यानी डायमेंशन तो इसकी t होती है और मेजर करते हैं हम जनरली इसे सेकंड में, MKS पद्धति। ये कौन सी है, SI, ठीक है, MKS पद्धति या फिर कह लो SI इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, ये डायमेंशन आती जा रही है, ये इनकी यूनिट आती जा रही है। आगे देखिए, जैसे टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर भी एक टाइप से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर को केल्विन K से या फिर थीटा से रिप्रेजेंट करें, और इसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस, केल्विन ऐसे होगी, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन, इनमें हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये हुई आपकी फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, याद करते जाएं, नोट करते जाएं, थर्ड और फोर्थ टेम्परेचर। अब फिफ्थ, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। नेक्स्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, इसको CD से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला, ठीक है। उसके बाद में 6 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का अमाउंट, इसको मोल, MOL, मोल में लेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में लेंगे, मोल में लेंगे। और लास्ट रहेगा आपका टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस करंट, और रहेगा एक लास्ट आपका करंट। ये 7th नंबर की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है करंट। और करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से करते हैं, या फिर कभी कभार इसे I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये अपने आप में, यानी इससे हम ड्राइव करेंगे, ये किसी से ड्राइव नहीं है, हम इससे ड्राइव करने वाली है आगे वाली यूनिट। कौन कौन सी है, लेंथ की डायमेंशन L होगी, मीटर, मास, ये ठीक। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सभी को पता है ये सब 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो ड्राइव्ड आता है। अब देखिए ड्राइव्ड का मतलब सर ड्राइव कर, अरे ये ड्राइव, तुम लोगों को गाड़ी चलाना आता है, गाड़ी चलाओगे, वो वाला ड्राइव नहीं। ड्राइव का मतलब खोजी की, किसी पे डिपेंड करता है ना, दैट इज सर ड्राइवर। अरे ड्राइवर पर नहीं, ड्राइवर बनना है। IIT नीट का सपना देख रहे, ड्राइवर पर आ गए हैं। चलिए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ड्राइव्ड क्या, देखो अनपढ़ है ऐसे ही पढ़ा है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए ड्राइव्ड का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर obtained or derived, we can use derived by which are derived by fundamental physical quantity। very fundamental physical quantity जो हमने 7 पढ़ी है उससे ये हम ड्राइव करने वाले हैं। देखो अब ड्राइव कैसे करेंगे, देखिए हमने सिंपल से हम फॉर्मूले लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा एरिया। अब एरिया क्या होता है सर, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सर ये नहीं होता 1/2 बेस इनटू हाइट। अरे बेटा बेस इनटू हाइट तो होता है,
इसमें भी लेंथ इनटू लेंथ ही तो हो रहा है, समझ में आया? तो लेंथ इनटू लेंथ हो रहा है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कोई सा भी एरिया ले लो, सर्किल का एरिया ले लो, रेक्टेंगल का, स्फीयर का एरिया ले लो, कोई सा भी एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया ले लो, ट्रेपेजियम का एरिया, कहीं पे भी लेंथ इनटू लेंथ या फिर लेंथ ही नहीं आएगा, ये आएगा लेंथ इनटू लेंथ, 2 टाइम्स लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर लेंथ ले रहे हैं हम मीटर में तो ये आ जाएगा मीटर इनटू मीटर, यानी ये आएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये होगी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये हम ड्राइव कर रहे हैं, है ना? किससे? फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल क्या थी? लेंथ, लेंथ थी ना, और लेंथ को हम मीटर में लिखते थे, लेकिन यहां पर हमने क्या लिखा है? मीटर इनटू मीटर। तो ड्राइव किया है किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, इसलिए इसका नेम पड़ा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा बात करते हैं हम वॉल्यूम। बहुत सारे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। अब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम होती है सर, वॉल्यूम होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ब्रेड्थ इनटू हाइट। कुछ एक बोलेंगे, नन्हे मुन्ने बालक बोलेंगे कि जरा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बेटा यहां पर पाई कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है यहां पर, और आर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, हाँ, और हाइट लेंथ आ गया ना, l क्यूब, लेंथ का क्यूब, मीटर क्यूब। तो बेटा कोई सा भी वॉल्यूम लिया जाए, कोई सा भी वॉल्यूम लिया जाए, सभी की जो यूनिट आएगी या तो आएगी सेंटीमीटर क्यूब, या आएगी मिलीमीटर क्यूब, और या आने वाली है मीटर क्यूब या फिर किलोमीटर क्यूब, जो भी हो, ठीक है? तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट आएगा मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, तो यह है मीटर क्यूब आने वाला है। समझ में? आगे बढ़ो और देखते हैं, बात करते हैं फोर्स की। न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स क्या कहता है? चेंज इन मोमेंटम, छोड़ो, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो मास यहां पर देखो किलोग्राम, ये मास है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, किलोग्राम एक्सीलरेशन होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सी यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है? न्यूटन के इक्वल होता है। तो न्यूटन एक ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस हमने देखी है, डिस्टेंस को डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, ठीक है? डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट, ये तो लेंथ होती है, ये फंडामेंटल मीटर में होगी, ये तो फंडामेंटल, ठीक है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आगे देखो कैसे यूज करें। एक होता है स्पीड, आपने नाम सुना स्पीड का? स्पीड क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds अपॉन में dt, ds अपॉन में dt, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इंस्टेंटेनियस अगर स्पीड हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा मीटर, डिस्टेंस किसमें आती है? मीटर में अपॉन में सेकंड। तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये फंडामेंटल नहीं होकर फंडामेंटल से ड्राइव की गई है, ड्राइव की गई है ना। नहीं, मीटर और सेकंड जो आता है वो तो आता है फंडामेंटल में, अलग अलग लेते हैं तब, लेकिन ये तो कंबाइंड है, ये तो कंबाइंड है ना। आगे देखिए, आगे होगा वेलोसिटी। सर जो का है, सर जो का है, अरे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। फर्क इतना सा है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ये होता है चेंज इन डिस्टेंस और ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। जो अभी हम निकाल रहे हैं ये सभी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आगे बात करते हैं फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नोट्स बनाते हैं सभी अपने, जहां पर आपको पूछा जाए वीडियो को पॉज करें और उसकी फिजिकल क्वांटिटी निकाल कर बताएं, यूनिट निकाल कर बताएं कि यूनिट क्या होगी, फार्मूला। अगर देखिए, अगर आपको फार्मूला करना है तो न तो आपको डायमेंशन में प्रॉब्लम आएगी और न ही अगर सभी के फॉर्मूले लर्न है तो आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आएगा। अब बोलोगे सर वर्नियर कैलिपर्स, बेटा उसमें तो प्रॉब्लम आएगी। अब वर्नियर कैलिपर्स तो अलग टॉपिक है, वो मेजरमेंट का पार्ट है।
तो हम सिर्फ बात करते हैं यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। फोर्स हो गया प्रेशर। सर जो का है, सर जो है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स। सर फोर्स क्या होता है, फोर्स अपॉन में, सर फोर्स पढ़ा है मास इनटू एक्सीलरेशन, एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। तो मास होता है किलोग्राम, एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा केजी, एजी मीटर स्क्वायर, सॉरी सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे इसकी हम डायमेंशन भी निकालेंगे तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस। अब सर ये क्या होती है, देखिए स्ट्रेस भी क्या होती है, फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेस कह लो प्रेशर कह लो एक ही बात है, बट स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। तो ये भी m into a वही फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में एरिया है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में एरिया मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, किलोग्राम ऊपर बचा किलोग्राम, नीचे बचा मीटर इनटू सेकंड स्क्वायर, मीटर इनटू सेकंड स्क्वायर, ये सेम यूनिट है प्रेशर और स्ट्रेस की। आगे होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ यानी डेल्टा एल बटे एल। अरे भाई ये क्या होगा, ये क्या इसकी डायमेंशन होगी कोई, सॉरी डायमेंशन तो होगी नहीं यहाँ, तो यूनिट मीटर अपॉन में मीटर, तो यानी m की पावर 0 यानी 1। तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, टेंपरेचर बढ़ाएगा लेंथ बढ़ेगी u, टेंपरेचर बढ़ाया लेंथ बढ़ेगी u, ठीक है वही। यानी ये रोड है, इस रोड का टेंपरेचर अगर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होगा u, लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ते गई साथ में इतनी बड़ी लेंथ अपॉन में इतनी सी लेंथ, अरे लेंथ अपॉन में लेंथ तो आएगा, तो ये क्या होगा, ये डायमेंशन लेस या फिर इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। आगे देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज 10th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कूल सेंटीमीटर रूट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज आपने करंट पढ़ा है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलाम होती है यूनिट, लेकिन कूलाम हम चाह रहे हैं कि इसे ड्राइव जो फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लेकर आए। तो हमारे क्लास में हमने जो करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, करंट चार्ज अपॉन में टाइम, याद है, द फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा Q इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया I into T, I into T। सर अब आ गया कैसे, क्या करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यस, इसको लिखते हैं A से एम्पियर, और ये सेकंड, तो एम्पियर इनटू सेकंड, चार्ज क्या बना एम्पियर इनटू सेकंड, तो I इनटू T बन जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। इस टाइप से हम बहुत सारी जो यूनिट से हम फाइंड कर सकते हैं, एम्पियर इनटू सेकंड। अब देखो यूनिट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डायमेंशन, और डायमेंशन का एक बहुत बड़ा यूज है। तो देखिए हमें यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर हमें डायमेंशन पढ़नी है तो हमें यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, तभी हम डायमेंशन वाले पार्ट, यानी इसका मतलब क्या है, हमें सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले डायमेंशन। डायमेंशन से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं, ये पूरी बहुत सारी करने वाले हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आगे भी करेंगे बहुत, क्योंकि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का सबसे बड़ा यूज है। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हम देख लेते हैं। देखिए फंडामेंटल तो आएगी यूज सभी में, सभी ड्राइव जो होगी उसमें यूज आने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हम करेंगे थर्ड जो पार्ट देखा था, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी।
बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही अलग सी, निराली सी, क्यूट सी, जो अलग ही रहती है। सर अलग क्यों रहती है? देखते हैं क्यों अलग रहती है। देखो थर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी आती है दैट इज सप्लीमेंट्री, जो कि 12th में बच्चों की आती है, 10th में भी आती है। अरे वो सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि डायमेंशनलेस है, यानी ये जो हम क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, यानी ये एक अपना अपना घरदार है, अस्तित्व है, अपना ही राज है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी है? फर्स्ट है एंगल, और सेकंड है सॉलिड एंगल। एक है एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। अब सर यो क्या होता है? देखो एंगल जो होता है, एंगल के बारे में देखते हैं। एक आर्क है, एंगल आपने पढ़ा है, जैसे हमने एक आर्क बनाया यहां से, ये आर्क है, ये एंगल हो गया, ये रेडियस होगी, ये लेंथ ऑफ द आर्क होगी, ऐसा पढ़ा है हमने फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द आर्क पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, याद हो तो ऐसा लेंथ का फॉर्मूला लेते हैं। तो यहां से जो लेंथ ऑफ द आर्क आती है दैट इज इक्वल टू आर इनटू थीटा इक्वल टू एल। तो यहां पर जो थीटा आएगा वो एल बाई आर है, क्या आएगा? एल बाई आर। तो आप सोचिए एल बाई आर की कोई यूनिट होगी? कोई यूनिट नहीं होगी, तो इसकी कोई भी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो ये क्या होती है? यूनिटलेस या डायमेंशनलेस। सॉलिड एंगल के तो ये भी यूनिटलेस या डायमेंशन है, तो ये थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। थीटा एंगल, ये प्लेन एंगल है, ठीक है, हम इसको प्लेन एंगल कहते हैं, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। ये इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, तो कोई भी इसकी डायमेंशन, देखिए जिनकी यूनिट होती है उन्हीं की डायमेंशन होती है, ध्यान रखना। तो दीज आर दी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल, सर सॉलिड एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल तो सिंपली दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है, जो प्लेन या प्लेन के बीच में दो एंगल होगा वही क्या होगा? प्लेन एंगल होगा, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करें एल बाई आर, ठीक है। इसको हम रेडियन में भी ले सकते हैं, देखिए थीटा को हम डिग्री में भी ले सकते हैं, डिग्री के अलावा हम रेडियन में भी लेते हैं। अब रेडियन में कैसे लेते हैं? रेडियन में लेते हैं पाई की फॉर्म में, 180 डिग्री है ऐसे कहते हैं पाई, 360 डिग्री है ऐसे कहते हैं 2 पाई, और 720 डिग्री है इसे कहते हैं 4 पाई। तो इस टाइप से हम पाई की फॉर्म में भी ले सकते हैं। 540 डिग्री है इसे कहते हैं हम 3 पाई, पाई की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अच्छा कन्वर्जन इसका मैं बता देता हूं आपको, कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे आपको कोई भी एंगल रेडियन में चाहिए, कोई भी एंगल अगर रेडियन में चाहिए तो आप पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको? डिग्री को, किसको? डिग्री को। जैसे 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 एक एग्जांपल दे दो, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। तो हमें इस थीटा की वैल्यू चाहिए रेडियन में, किसमें चाहिए? रेडियन। तो आपको क्या करना है? पाई अपॉन 180 इनटू डिग्री में जो एंगल है उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 0 से 0, 6 3 जा 18, छो पाई बाई 3, क्या आ जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। ये क्या आया? पाई बाई 3। तो किसी भी एंगल को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सर क्या पढ़ा है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। प्लेन एंगल तो हमने समझ लिया छोटा सा था एल बाई आर, क्योंकि ये भी देखो ये भी लेंथ है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस होती है, ठीक है। रेडियन और डिग्री में मेजर कर सकते हैं एंगल को, ठीक है। और पाई में भी पाई 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 मतलब रेडियन, ठीक है। चलिए मान लिया कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री में कन्वर्ट करते हैं किसी भी एंगल को जो कि रेडियन में दे रखा है। चलो हम यही ले लेते हैं, पाई बाई 3 दे रखा है हमें थीटा की वैल्यू, है ना। इसको हमें डिग्री बनाना है, इसको डिग्री बनाना है, डिग्री बनाना है तो 180 अपॉन पाई से इस रेडियन का मल्टीप्लाई कर दें। तो 180 अपॉन पाई
और रेडियन क्या बना, रेडियन क्या है, ये कितना हुआ 60 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया 60। हाँ सभी जानते होंगे, मैथ्स वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है जो नीट के लिए है ना, उनके लिए। तो ये 60 डिग्री, तो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री हम बना सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, और भी अगर प्रैक्टिस करने जाओ तो आप अपनी तरफ से खुद एग्जांपल दे सकते हो ना। चलिए अब सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड मतलब कठोर एंगल है। अरे वो कठोर नहीं, सॉलिड का मतलब सॉलिड्स के अंदर जो एंगल होता है। जैसे हम बात करते हैं सॉलिड, सॉलिड में जोकर की टोपी। अच्छा जोकर की टोपी कहां से आती, सॉलिड सॉफ्ट टोपी है सर। अरे बेटा जोकर की टोपी यानी कौन की बात कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कौन, जो कौन है, जो कौन है। अब देखो कौन का ऊपर वाला जो पार्ट देखोगे ना, तो कौन का ऊपर वाला पार्ट यूं होगा, यूं। कैसे होगा देखो, फील करवाते हैं थोड़ा। कौन के ऊपर वाला पार्ट, अभी अभी फील करो, यूं होगा, यूं है ना, यूं यूं यूं, उसके बीच का जो एंगल रहेगा, सब फील आया। ये जो एंगल रहेगा ये कौन सा एंगल होगा, सॉलिड एंगल। ये कौन सा एंगल होगा, सॉलिड एंगल। सर सॉलिड एंगल का फार्मूला, सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है सर एरिया अपॉन में रेडियस स्क्वायर। एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला, जस्ट अपोजिट टू दी एंगल। ये लेंगे एरिया और ये होगी आपकी, ये होगी रेडियस। ठीक है, ये हो जाएगी रेडियस, एरिया अपॉन में रेडियस स्क्वायर। एरिया अगर स्मॉल है और रेडियस, तो देखिए एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ और रेडियस लेंथ इनटू लेंथ। तो ये भी क्या है, यूनिट लेस। वेरी गुड सर, ये भी क्या है, यूनिट लेस। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कोई भी यूनिट नहीं होती उनको कहते हैं यूनिट लेस और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। देखिए तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर नेम आता है एंगल एंड सॉलिड एंगल, जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहा गया। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो होती है, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। दोनों की यूनिट नहीं होती है, यानी दोनों ही डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनका ब्रॉड यूज है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा यूज है। जो हम मैथ वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, एंगल एंगल आते रहते हैं, फिजिक्स में भी आने वाले हैं, बहुत सारे एंगल आएंगे। चलिए ये हुआ आपका फिजिकल क्वांटिटी का चैप्टर एंड, ठीक है। लेकिन रियलिटी में तो अभी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन, dimensions are power raised to the physical quantity, power raised to the physical quantity which expressed in fundamental physical quantity. Power raised to physical quantities which are expressed in a fundamental, यानी जो डायमेंशन होती है पावर रेज टू फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी है, प्रेशर, फोर्स, उसको अगर हम राइट कर लें इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। एक अच्छा एग्जांपल बताएंगे इसका, विच एक्सप्रेस इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने क्या किया, फोर्स किया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फोर्स नहीं तो हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 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 हम ले लेते हैं वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी, ध्यान से समझना। डायमेंशन आपकी पावर, ये क्या होती है, पावर। कुछ एक बच्चे बोलते हैं कि सर ये MLT या डायमेंशन होती है, बेटा वो डायमेंशन नहीं होती, पावर। ये क्या होती है, पावर। जैसे अगर पूछा जाए ये इसमें ये, तो इसमें मास की पावर क्या है, मास की पावर क्या है, 2 डायमेंशन है, नहीं कि हम डायमेंशन है। सर आपसे सुना है, यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन क्या है, 2, ने की L स्क्वायर, L स्क्वायर डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन है यहाँ पर 2, लेंथ की डायमेंशन 2 है। टाइम की, सर टाइम की डायमेंशन यहाँ पर माइनस है। अभी देखिए फील करवाते हैं आपको,
कैसे? जैसे आपको गिवन हो वेलोसिटी, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर मीटर में है तो इसकी जो डायमेंशन होगी एल होगी, अभी डायमेंशन नहीं करवाई, और सेकंड यानी डायमेंशन टी होगी। तो यहाँ पर एल की पावर टी ऊपर जाएगा -1 हो गया, समझ रहे हो? हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं m की पावर a b, l की पावर b और t की पावर c। तो इसको m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो अगर पूछा जाए इसमें डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन ऐसे पूछेगा मास का क्या डायमेंशन है। किसका पूछेगा? मास का क्या डायमेंशन है, तो हम बताएंगे मास का डायमेंशन है 0। लेंथ का क्या डायमेंशन है? लेंथ का डायमेंशन है 1 और टाइम का डायमेंशन क्या है? -1। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब हम थोड़ा डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डायमेंशन कौन कौन सी है। तो हमें पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसी से डायमेंशन आई है। डायमेंशन कौन कौन सी है? डायमेंशन सबसे पहले लेते हैं लेंथ। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, और इसकी डायमेंशन जो होगी दैट इज l। डायमेंशन क्या होगी? l। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? l। उसके बाद में मास को हम रिप्रेजेंट यूनिट होती है किलोग्राम, इसकी डायमेंशन होगी m, मास की डायमेंशन। उसके बाद में टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं और इसकी डायमेंशन होती है t। उसके बाद में करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और इसकी डायमेंशन हम लगा सकते हैं I भी लिख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं A भी लिखा जाता है ना, और है ना, और लगा पहले A लिख लो और I भी लिखा जाता है और A भी लिखा जाता है। ठीक है, फिर टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर की जो डायमेंशन होगी इसको थीटा या केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करेंगे तो ये होगी थीटा, या फिर केल्विन भी होता है कैपिटल के। उसके बाद में इंटेंसिटी की क्या होगी? CD। इंटेंसिटी को कैंडेला से मेजर किया जाता है और इसकी डायमेंशन होगी CD। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटेंसिटी के बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लास्ट कौन सा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। स्पेलिंग पर मत जाना, यूके से स्टडी की है, इंग्लिश बहुत अच्छी है। और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मोल, क्या होती है? मोल। ठीक है, क्लियर सभी को हुआ? ये डायमेंशन है, ये जो है ना, ये बहुत रेयरली कभी कभार यूज करेंगे, बहुत कभी कभार, लेकिन ये जो पांचों हैं, ये पांचों तो यूज आने वाले हैं, बहुत यूज आने। चलिए डायमेंशन का टॉपिक स्टार्ट करने वाला, बहुत ही आनंद आने वाला है टॉपिक में। चलिए डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल की होगी। अब स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट की। और डायरेक्ट की जो डायमेंशन है बहुत ज्यादा है, जितने फॉर्मूले बन सकते हैं उतने फॉर्मूले बनाओ, उनका डायमेंशन राइट करो। ठीक है, जितने 11th 12th 9th 8th में जो फॉर्मूले गिवन है, 10th में जितने, सभी का आप डायमेंशन बनाओ, सभी को राइट कर लो, सभी के फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, उनकी यूनिट लर्न कर लो, तो आपको डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आज डायमेंशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला है एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है अभी बताएं सर? एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, तो इसकी डायमेंशन होगी l स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? m की पावर 0 l स्क्वायर t की पावर 0, mlt की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आएगा वॉल्यूम, नंबरिंग लगा के जाना। ठीक है, वॉल्यूम होता है सर लेंथ इनटू लेंथ, तो l क्यूब, तो ये हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 3 और t की पावर 0। टाइम तो आ ही नहीं रहा, इसमें टाइम आता तभी राइट करते हैं टाइम। तो अगर पूछा जाए वॉल्यूम में मास की क्या डायमेंशन है, वॉल्यूम के अंदर मास की डायमेंशन नहीं है। टाइम की क्या डायमेंशन सर? नहीं है। लेंथ की क्या डायमेंशन? 3। अब आ गया। उसके बाद में देखिए डेंसिटी
को रॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास को m लेते हैं और वॉल्यूम को लेते हैं अभी l क्यूब, तो m की पावर 1 ये ऊपर जाएगा, l की पावर -3 t की पावर 0, ये डायमेंशन है। आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के दो, डिस्टेंस के दो बात देखिए, बस इतना ध्यान रखना, बात एक नहीं है, बात तो अनेक है, पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के केस में अगर हम डायमेंशन की बात करें तो एक ही रहेगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और जीरो, है ना। अरे डिस्प्लेसमेंट जो है क्या कर है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस पॉजिटिव रहती है या फिर जीरो रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये सब आगे बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। तो ये होता है L m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, ठीक है। उसके बाद में देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस भी हो गया हमारे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी के दो, स्पीड के दो, दोनों की डायमेंशन सेम रहेगी बट दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, ध्यान रखना। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, चेंज इन डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम आता है, यानी लेंथ अपॉन में टाइम, l/t, तो l m की पावर 0, m आनी ना 0, l ऊपर ही है, l की पावर 1, t की पावर -1, ठीक है। डायमेंशन क्लियर हो गई। आगे देखिए फोर्स, फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की जो यूनिट होती है, डायमेंशन होती है m होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा लेंथ अपॉन, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी मीटर यानी लेंथ अपॉन सेकंड स्क्वायर यानी t स्क्वायर, तो ये क्या देगा m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, ये है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। याद रखना फोर्स का बहुत काम आएगा, फोर्स आगे सब में काम आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसके बाद में एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की क्या होगी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, हम अलग तरीके से निकाल सकते हैं, देखो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt। अब ये होता है मीटर अपॉन सेकंड, अपॉन में सेकंड, फार्मूला देखिए मीटर अपॉन में सेकंड, तो ये बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऊपर लेंथ आएगी, नीचे टाइम का स्क्वायर आ जाता है, तो ऊपर आएगी लेंथ, नीचे टाइम का स्क्वायर, ये आया था ना, ये यही क्या है एक्सेलरेशन, लेंथ अपॉन में टाइम स्क्वायर। तो ये बना m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। चलिए आगे देखिए फोर्स आ गया, वर्क डन देखिए, वर्क डन, पावर, ये सब की यूनिट हम निकालेंगे। सर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो बेटा वर्क डन की यूनिट होगी वही क्या होगी, एनर्जी की यूनिट, क्योंकि जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, कि किसी ऑब्जेक्ट को हमें एनर्जी देनी है तो हमें उस पे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी एंड वर्क डन आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, और केमिकल एनर्जी से हम वर्क डन करते हैं, केमिकल एनर्जी से हम वर्क डन करते हैं। आगे देखिए वर्क डन, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की यूनिट याद करो mlt की पावर -2, याद करनी पड़ेगी, mlt की पावर -2 इनटू l, क्योंकि यहां पर क्या है डिस्प्लेसमेंट, mlt की पावर -2 फोर्स की इनटू l, तो यहां से क्या आ गया m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। वर्क डन की यूनिट डायमेंशन आ गई m की पावर 1, l स्क्वायर और t की पावर -2। उसके बाद में आता है एनर्जी। देखो एनर्जी का अगर आप ड्राइव करना चाहो तो आप ड्राइव भी कर सकते हो, कोई सी भी एनर्जी ले लो, एनर्जी सर mgh ले लो, mgh कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, या फिर ले लो 1/2 mv स्क्वायर,
हम इसे इक्वल नहीं होती जबकि हम इसे ड्राइव कर सकते हैं ना। तो देख लो कोई सा भी ले लो इसमें 1/2 कांस्टेंट, मास होता है m, वेलोसिटी L/t का स्क्वायर, लेंथ बाई टाइम मीटर पर सेकंड होता है ना ये। तो यहां से क्या देगा m L² t - 2। ये देखो समझ में आया कि भाई एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल और वर्क डन की भी यूनिट जूल होती है, ठीक है। तो अच्छा जरा ठीक है, मुझे ये फाइंड करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और इसको फाइंड करो कितना आएगा। 2 मिनट पॉज करके इसकी डायमेंशन निकालो कोई सी भी एनर्जी है, जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हम एनर्जी यहां से फाइंड कर सकते हैं। mgh कोई सी भी एनर्जी, केमिकल एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, वेव एनर्जी हो, कुछ भी केमिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी I²RT, ठीक है, ये सब एनर्जी है। I²RT क्या होती है एनर्जी, I²RT भी एनर्जी होती है। हम सभी को फाइंड कर सकते हैं यहां से, ठीक है। चलिए तो इसमें mgh में भी देख लो मास, mgh में क्या होगा मास m, इसको m राइट कर देते हैं। g की वैल्यू क्या है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L/t², और हाइट क्या होती है तो यहां से आएगा m की पावर 1 L² t की पावर -2। तो क्या सेम आ रही है डायमेंशन सभी की? यस सर सेम आ रही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, द रेट ऑफ चेंज कहां है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी, ठीक है। और वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अनदर यूनिट होती है इसकी जूल, एक तो होती है न्यूटन इनटू मीटर, देख सेकंड क्या होती है जूल, अब ये भी थोड़ा बता देते हैं। और कौन सी यूनिट होती है अर्ग, सर ये अर्ग क्या होता है, सर ये अर्ग कुछ एक बोलते हैं अर्ग होता है बेटा, अर्ग, ठीक है। 1 जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन इनटू मीटर, आगे सब हम पढ़ने वाले हैं। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू मीटर, और 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन होता है 10⁵ डायन। सर डायन ड्रा क्यों रहे हो सर, हम रात को वीडियो देख रहे हैं डायन, अरे वो वाली डायन नहीं, डायन एक किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स की यूनिट है तो आप 10⁴ और मीटर को हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो 1 जूल, अगर जूल को हम डायन इनटू सेंटीमीटर बनाएं तो 10⁵ इनटू 10⁵2 डायन इनटू सेंटीमीटर, तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, आगे हम ड्राइव भी करने वाले हैं। 10⁷ डायन इनटू सेंटीमीटर को क्या कहते हैं अर्ग कहा जाता है। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, और वी कैन से 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁷। सो पावर इज इक्वल टू, पावर का जो यूनिट होगी जूल अपॉन सेकंड होगी या फिर न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड। तो अगर आपको वर्क डन की यूनिट याद है तो यानी याद करनी है तो आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। अब देखो ये होगा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखो सिंपल सा m l t की पावर -2, फोर्स क्या होता है m l t की पावर -2, d होता है n अपॉन t, तो ये बन जाएगा m l² t की पावर -3। ये बनेगा, ये देखो t की पावर 1 है, ये ऊपर के -3 हो जाएगी l² m l² t की पावर -3, या फिर सिंपली याद रखो कि वर्क डन होता है दैट इज m l² t की पावर -2। तो पावर क्या हो जाएगी भाई, एक t का और डिवाइड कर दो ना, नहीं समझे, वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम यानी एक t का और डिवाइड कर दो, इसमें m l² t की पावर -3 हो जाएगी, वेरी सिंपल। चलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सब आपको आता ही है, ठीक है। प्रेशर हो गया, प्रेशर देख लेते हैं एक बार, प्रेशर कह लो या स्ट्रेस कह लो ना, सरफेस टेंशन भी लेंगे इसके बाद में। अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, देखो फोर्स यहां पर आ रहा है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स की याद होनी चाहिए m l t की पावर -2 और एरिया होता है l², लेंथ इनटू लेंथ, एक लेंथ से एक लेंथ उड़ा दो तो m l को m t की पावर -2 अपॉन में l
तो ये बना m l की पावर -1 t की पावर -2। यही स्ट्रेस की होगी, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस और वी कैन से प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेन अभी बताया था, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, भाई लेंथ को l, ये भी l, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर डायमेंशन लेस। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस है, कोई भी स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये कुछ पॉइंट और देखते हैं। सरफेस टेंशन, सर टेंशन ही दोगे क्या आज? बेटा टेंशन नाम की सरफेस टेंशन नाम का एक टॉपिक भी है आपके कोर्स में आएगा, उसको भी हम करेंगे। अब टेंशन क्या होती है? देखो सरफेस टेंशन, टेंशन सिर्फ टेंशन नहीं, सरफेस टेंशन, टेंशन हम देखेंगे आगे क्या होती है टेंशन। काइनेमेटिक्स में टेंशन आएगी, टेंशन ही टेंशन आने वाली है। चलिए हम स्टार्ट। अब क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की देखो, फोर्स हर जगह काम आने वाला है, हर जगह फोर्स काम आने वाला है, तो हर जगह काम आएगा, यानी हमें फोर्स की यूनिट डायमेंशन याद ही कर लेनी चाहिए। ml की पावर -2 अपॉन में l से l कट गया, m t की पावर -2, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2। डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन। नेक्स्ट देखिए चार्ज। चार्ज को q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने पढ़ा था I q/t, I q/t, तो यहां से क्या आएगा? q I/t। करंट होता है एम्पियर में, टाइम होता है t, तो यहां से डायमेंशन आ गई m की पावर 0, l की पावर 0, a की पावर 1, t की पावर 1। क्लियर? उसके बाद में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो ये भी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओम्स लॉ पढ़ा होगा आपने, V = IR, V = IR। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल V = IR कैसे फाइंड करें? R की कोई यूनिट नहीं होती हमारे पास में, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा? या फिर देखो पोटेंशियल क्या होता है, ऐसे समझते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं। अगर हम पोटेंशियल का ये फॉर्मूला I × R, तो इससे तो आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस पता नहीं, रेजिस्टेंस मतलब V/I, बेटा उससे तो फिर वही बात हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है, पोटेंशियल की डेफिनेशन है V = वर्क डन अपॉन में चार्ज। याद करो, पोटेंशियल इज द वर्क डन on a test charge to carry it from infinite to this point। सर ये क्या? infinite to this point, यानी एक चार्ज यहाँ पर टेस्ट चार्ज पड़ा है, ये कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। इसको उठाकर इस पॉइंट पर लाना है, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेचर में। इस इनफाइनाइट पर, ये कितनी दूरी पर? इनफाइनाइट पर है ना, इनफाइनाइट से उठाकर लाने में चल इधर उठाकर लाने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना। अरे भाई हमें क्या, किसी को भी वर्क डन तो करना पड़ेगा ना, उठाकर भी आ रहा। तो यानी ये जो पोटेंशियल, यही तो पोटेंशियल होता है, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आगे बताइए 12th में वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा सर वर्क डन, अरे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अरे टाइम नहीं आएगा, मुझे चार्ज आएगा, चार्ज यहाँ पर क्या आएगा? चार्ज। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सर फोर्स इधर भी आएगा, तो तभी तो कह रहा हूँ फोर्स याद कर लो आप। ए चार्ज अभी हमने फाइंड किया, अभी चार्ज की डायमेंशन a × t, तो फोर्स ml t की पावर -2, मुझे तो याद हो गया, अभी याद करो, ml t की पावर -2 फोर्स, तो ये l, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में atm, अरे m ये है, atm थोड़ी है, तो l, तो ये क्या हो गया? m l² t की पावर, ये 1 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगी, और a की पावर -1,
तो m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -5 डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल। सर टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की भी देख लेते हैं। अब हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V अपॉन में I, V अपॉन, अच्छा पोटेंशियल कितना है, ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, ये नहीं होता ओम्स लॉ, आगे बढ़ेंगे। m l स्क्वायर पोटेंशियल के m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1 अपॉन I एम्पियर होगा, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में पावर का हो गया हमारे, ठीक है। मोमेंटम का देख लेते हैं। मोमेंटम m into v, फाइंड करें मोमेंटम का, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मोमेंटम का हो जाएगा। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने देख लिया, स्ट्रेन हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, जो नोट्स नहीं बना रहे उनके लिए वापस मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल है अनपढ़ फिजिक्स वाला, वहां पर जाकर अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, सुंदर सुंदर राइटिंग, इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। फाइंड करें, वीडियो को पॉज करके फाइंड करें, मैं तब तक कैमरा चेक कर लेता हूं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्लियर हो? तो आपने फाइंड कर लिया होगा मास, मास किलोग्राम और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। सर ये मीटर क्यूब मत लगा देना, m की पावर 3 मत लगा देना, ये लेंथ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो किलोग्राम इनटू मीटर क्यूब, मास, अरे मीटर क्यूब क्यों आएगा, वेलोसिटी होती है, मुझे कंफ्यूज करता है। तो ये मास इनटू वेलोसिटी, लेंथ बाय टाइम, तो ये हो गया m l की पावर 1 t की पावर -1। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अच्छा स्ट्रेन तो डायमेंशन ऐसे होती है, डेल्टा l बाय l, और स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन में एरिया। देखो सरफेस टेंशन चला गया, चलो फोर्स अपॉन में एरिया m l t की पावर -2 अपॉन एरिया l। याद हो जाना चाहिए फॉर्मूले, m l की पावर -1, देखो एक स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गई, पावर नीचे l बचा, l ऊपर जाकर -1 हो गया, t की पावर -2। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। आगे देखिए, सरफेस टेंशन हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट, अच्छा टेम्परेचर ग्रेडियंट, देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये कुछ वर्ड है ना, ग्रेडियंट अपॉन में लेंथ होता है। अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट भी देखेंगे ना, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में लेंथ, तो टेम्परेचर की यूनिट होगी थीटा, थीटा ले लेते हैं डायमेंशन, ठीक है, अपॉन में लेंथ की है। अच्छा थीटा को हम के भी ले सकते हैं, ठीक है, के भी ले सकते हैं, तो ये बना के l की पावर -1 और थीटा l की पावर -1। अच्छा नहीं लगा के, है ना, अच्छा नहीं लगा, थीटा अच्छा, अरे थीटा, अरे अच्छा बच्चा छोड़ो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ कांस्टेंट है, अब कुछ कांस्टेंट आपने पढ़े होंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, याद करो कांस्टेंट पढ़ रखे हैं हमने। तो कांस्टेंट की डायमेंशन भी देखेंगे, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी एक कांस्टेंट था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये भी कांस्टेंट था, लेकिन मैंने चिपका दिया, आपको पता नहीं है, सर चिपकाने से क्या होता है। चलिए कांस्टेंट देखिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी देख लेते हैं ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। अच्छा सर पोटेंशियल की W बाई चार्ज इनटू टाइम, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज इनटू टाइम। अब वर्क डन क्या होता है, देखिए वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चार्ज होता है I इनटू t, तो m l t -2 इनटू l अपॉन में I a और नीचे t स्क्वायर से t स्क्वायर, अरे कैंसिल आउट नहीं होगा, t स्क्वायर है ना, तो यहां से m l स्क्वायर t की पावर -4 a की पावर, ये आ गया किसका,
यानी जो पोटेंशियल आया उसमें अपॉन में कुछ नहीं एल लगा हुआ, एल एल लेंथ। अरे बेटा यहाँ पर क्या आएगा, टी नहीं आएगा, यहाँ पर एल आएगा, लेंथ आएगा, तो यहाँ पर मिस्टेक होगी ना, लेंथ तो टी, एक टी आएगा, एक एल आएगा, तो टी होगा -3 और एल ऊपर जाके एक एल से एल कट दिया तो ये बचेगा एक एल। तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3, a की पावर 1। आगे देखिए कुछ कांस्टेंट देख लेते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। सर पढ़ा लग रहा है, पढ़ा होगा बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या दिया था, g मास 2 अपॉन में d स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू g की वैल्यू जो आएगी वो f इंटू डी स्क्वायर। देखो फोर्स यहाँ पे भी घुस गई, तो आपको फोर्स तो कहीं पे भी पीछा आपका छोड़ने वाला नहीं है ना। तो अभी तो आपको याद ही रखना फोर्स mlt -2, मैंने तो याद कर लिया, mlt -2 डिस्टेंस स्क्वायर यानी l स्क्वायर इनटू अपॉन मास इंटू मास क्या होता है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, और मास को m से लिखते हैं, m इंटू m से m कैंसिल आउट। तो यहां पर क्या बना, m की पावर -1, l की पावर 1 और l स्क्वायर, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये डायमेंशन किसकी बनी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर नहीं है, कहीं गैल्वेनोमीटर सर्किल लगा के गैल्वेनोमीटर बन गया है, कहीं पे भी सर्किल लगा के गैल्वेनोमीटर बन गया, गैल्वेनोमीटर नहीं है ना जी। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। याद है ना सभी को, तो ये होगा क्लियर। ये होगा एक कांस्टेंट, इससे रिलेट करता हुआ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी कांस्टेंट आपको याद करवा देता हूं, फटाफट याद कर लें। फॉर्मूले सभी को लर्न होने चाहिए, 12th क्लास में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज इन रेस्ट कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी ठीक। तो जैसे हमने फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स किया वैसा ही एक फोर्स है, ये होता है दो मासेस के बीच में, वो होता है दो चार्जेस के बीच में। कौन सा होता है, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। q1 is the one charge first charge, q2 is second charge, r is the distance between two charge and k is the constant and value of k is 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of epsilon naught air, permittivity of the air, and epsilon naught is equal to, epsilon naught की वैल्यू होती है 8.85 × 10 टू द पावर -12। जब इसको यूं सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आती है 9 × 10 टू द पावर 9। ठीक है, ये तो हम दोनों की डायमेंशन देख लेते हैं, k और एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले k की देखते हैं। देखो k इज इक्वल टू, अगर k निकालना है तो r स्क्वायर इधर डिवाइड होगा, इधर फिर फोर्स आ गया, ये f जो है ना, ये फोर्स ये आपका लड़ा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं कि आप याद रखें फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन q1 इनटू q2, ये मल्टीप्लाई हो रहा था k के साथ में, डिवाइड हो गया। तो फोर्स की यूनिट mlt -2, लेंथ की यूनिट l स्क्वायर। अब चार्ज की यूनिट, चार्ज हमने पढ़ा था I इनटू t, तो I इनटू t यानी एम्पियर इनटू टाइम, और दो बार है एम्पियर इनटू टाइम। तो यहां से k की यूनिट क्या आ जाएगी, k की यूनिट आ जाएगी m l कितना हो गया l क्यूब और t की पावर -2 नीचे से ऊपर की t की पावर -4 और a की पावर -2। तो ये तो आई यूनिट किसकी, k की यूनिट। k यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट। और एप्सिलॉन नॉट की अगर हम निकालेंगे, ये सभी कांस्टेंट है, k हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10 टू द पावर -12। अगर हम इसकी यूनिट निकालें, देखो एप्सिलॉन नॉट की देखिए अभी,
f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लो, f को नीचे ले आओ, तो q1 into q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा f into r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट देखो क्या ये इसका रेसिप्रोकल लग रहा है, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो। 4 पाई क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको हटा दिया, ये लो, क्योंकि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं हो। तो ये देखो q1 q2 अपॉन में f r स्क्वायर, क्या इसका उल्टा लग रहा है, फोर्स इनटू r स्क्वायर अपॉन में q1 इनटू q। भाई उल्टा तो हो गया ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी एक टाइप से ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी डायमेंशन इसकी रेसिप्रोकल की इक्वल होगी। आप डायरेक्टली निकाल m की पावर -1 m की पावर -1 l की पावर जो माइनस में उसको प्लस बना दो और जो प्लस में उसको माइनस बना, t की पावर -4 है, ये +4 बन जाएगी और a की पावर -2 है, ये +2। ये एप्सिलॉन नॉट की ये डायमेंशन होगी। आप इस टाइप से बहुत सारे कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हो। तो आपको जो एक मेरी तरफ से एक नोट्स भी रेडी करके दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनपढ़ फिजिक्स वाला जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहीं पर एक आपको दासी दी जाएगी। सर ये दासी ऐसे लिखा, दासी दी जाएगी। और दासी क्या होगी, दासी ये है डेली अभ्यास सॉल्यूशन फॉर इंटरमीडिएट। क्या सर है, तो आपको दासी को भी सॉल्व करना है, इसके साथ साथ में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं दासी में, आप उसे सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट अगेन लेकर आऊं, तब तक ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।